हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 15 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि विजुअल मर्चेंटाइजिंग इज एक्सपेक्टेड बाई कस्टमर फ्रॉम, मतलब कहाँ से इसको एक्सपेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, रिटेलर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एक दो लाइन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिटेलर्स हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि विजुअल मर्चेंटाइजिंग इज आल्सो कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, रिटेलर्स मर्चेंटाइजिंग भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें द पर्पस ऑफ, मतलब इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका पर्पस होता है अट्रैक्ट, इंगेज, मोटिवेट कस्टमर टुवार्ड्स द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो भी कंपनी है या बिजनेसमैन है या सेल्स टीम है, वो क्या करता है ना कि इसके माध्यम से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग अट्रैक्ट करता है, इंगेज रखना चाहता है लंबे टाइम तक, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में मोटिवेट करता है। ठीक है, बताता है सारे इन्फॉर्मेशन अच्छा से, ताकि वो उसका लॉन्ग टर्म कस्टमर बना रहे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, थोड़ा आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम में हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, 1 महीना के बदले 2 महीना डिले हो जाए, लेकिन मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना अपना तैयारी रखे हुए हैं सिलेक्शन लेने के लिए, मैटर ये करता है। देखिए एग्ज़ाम का जो डेट है उससे 1 महीना आगे या पीछे एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको भी पता नहीं और हमको भी पता नहीं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएगा तब तक। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि फॉर्म भरा गया है तो एग्ज़ाम होगा। आप अपना तैयारी 100% से ऊपर रखिए, समझ गए ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जितना बार रिवीजन कर लीजिए ना वो कम है आपके लिए, समझ गए। तो आप अपना टाइम का यूटिलाइज कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। हर दिन ये नहीं पूछिए कि सर एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जब नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे, पता चल जाएगा। आप अपना तैयारी रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप आधा दिन पढ़ते होइएगा और आधा दिन इस चक्कर में लगे रहते कि एग्ज़ाम कब होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भूल जाइए सिलेक्शन। ये करवा सच है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो चुपचाप बैठ कर खूब मन लगा के पढ़ रहा है, एक एक वीडियो को 4-4 बार रिवीजन करके पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। तो आप भी क्लियर कट रखिए, जो मैं आपको बुक दिया हूं ना, अगर आपके पास इतना ही ज़्यादा टाइम है तो 4-4 बार उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन वहां से आए तो ना छूटे। मैं बता रहा हूं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि तुरंत गारंटी मांगने लगते हैं, इसीलिए हम उसके बारे में ये नहीं बताते कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देखिए और समझिए और पढ़िए उसको। अभी आपके पास टाइम है दोस्त, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ना उसको 4 बार रिवीजन कीजिए, चाहे आपको जहाँ से मर्जी है कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे ही बुक से कीजिए, आपको और कहीं से भी मिल रहा है, आप नोट बनाए हैं, कोई और सर के पास से पढ़ते हैं, उसको आप 4-4 बार रिवीजन कर लीजिए ना, ताकि आपका जब भी एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। समझ गए बातों को। अभी आप इस बात से मत घबराइए कि एग्जाम कब होगा। 400-400 300 बच्चा में से एक बच्चा का सिलेक्शन होना है, तो आप ये बात को देखिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितना आपको पढ़ना चाहिए। समझ गए बातों को। और ये जो हम 1-2 मिनट आपको बताते हैं ना, इसको सुनिए। बहुत लोग यहाँ पे स्किप करके निकल गए होंगे, क्योंकि उनको बहुत लगता है टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा खाली एग्जाम के बारे में पूछते रहते हैं। समझ गए बातों को। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गुडविल रिसीव फ्रॉम द फार्म्स रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेन इज नोन है। तो हम इसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सर्विस रिकवरी हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, सर्विस रिकवरी का मतलब है कि जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी कंपनी से आप अपना प्रोडक्ट खरीदे या सामान खरीदे, अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकल गया या गड़बड़ निकल गया, तब आप उसको कंपनी को अगर कंप्लेन करते हैं तो कंपनी आपको या तो रिटर्न कर देता है या रिप्लेस कर देता है। तब आप उस कंपनी को कैसा फीडबैक देते, अच्छा फीडबैक देते। लेकिन वो कंपनी ना रिटर्न करे ना उसको मतलब रिप्लेस करे, तो आप उसको कंपनी को फीडबैक अच्छा नहीं दीजिएगा, तो उसका सर्विस तो अच्छा नहीं मिला ना आपको। तो यही होता है, मतलब सर्विस रिकवरी में ये होता है कि कंपनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। आपको प्रोडक्ट रिसीव, मतलब जो आप कंप्लेन करते हैं तो क्या करता है, या तो रिप्लेस कर देता है या मतलब आपको रिटर्न कर देता है, और उसके बदले आपको एक मॉनेटरी वैल्यू जरूर देता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक लाइन जो लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। देखिए आपका ये है कि मतलब आंसर तो आपका सर्विस रिकवरी हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि सर्विस रिकवरी इज द एफर्ट टेकन बाय द कंपनी, मतलब ये कंपनी के द्वारा टेकन किया जाता है टू कन्वर्ट ए डिसअपॉइंटमेंट कस्टमर टू ए लॉयल कस्टमर। मतलब जो भी कस्टमर इधर उधर हो गया है उसको अपने एक ईमानदार कस्टमर के रूप में कन्वर्ट करना चाहता है कोई भी कंपनी है। ठीक है, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू देयर इशू, मतलब उसको जो भी मतलब थोड़ा जो गड़बड़ी हुआ है उसके कंपनी की तरफ से उसको प्रोवाइड करने में सर्विस या प्रोडक्ट, तो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको मतलब रिस्पॉन्स करता है कि हाँ सर ऐसे गलती हुआ है, हम इसको सुधारीकरण करके आपको दे रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका
कि द फार्म या कंपनी में रिप्लेस और रिटर्न, मतलब उस प्रोडक्ट को क्या करता है, रिप्लेस या रिटर्न कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो कंपनी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते रहता है, नेगेटिव फीडबैक पड़ते रहता है, उससे वो कंपनी बच जाता है। और उसको वो कंपनी अगर कंपनसेट कर लेता है मॉनेटरी वैल्यू के माध्यम से, तो उसका वो कस्टमर भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ए कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कंज्यूमर कंसीडर द बेनिफिट्स ऑफर बाय डिफरेंट ब्रांड, क्वालिटी, फीचर्स एंड प्राइस ETC। तो ये मतलब किस में होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव होगा। देखिए इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव कहीं भी अवेलेबल रहता है, तभी कोई भी जो कस्टमर होता है वो बेनिफिट का भी ध्यान रखता है अपना, ठीक है, ब्रांड का भी ध्यान रखता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, फीचर सब कुछ का ध्यान रखता है। और जहाँ पे इवेल्युएशन मतलब अल्टरनेटिव उसका अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है कि डायरेक्ट जो अवेलेबल है, अगर जिसको जरूरत है वो डायरेक्ट लेगा। समझ गया बातों को। चलिए एक लाइन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है क्या है, देखिए कह रहा है कि बाइंग प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि डैट कंज्यूमर टेक द परचेज डिसीजन। इसमें क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होता है वो अपना परचेज डिसीजन लेता है, ठीक है। देखिए परचेज डिसीजन जो होता है इसमें 5 गो पॉइंट आता है, इस 5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड एंड वांट्स, मतलब सबसे पहले आप अपने ज़रूरत को पहचानिए, क्या आपको ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन सर्च, उसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए, हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, आपको नेट के माध्यम से मिल जाएगा या कोई एक्सपीरियंस पहले लिया हुआ है उसके माध्यम से मिल जाएगा। अगला है आपका कि इवेल्युएशन ऑफ चॉइस हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है आपका कि परचेज हो जाएगा सबसे लास्ट में कि पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन का मतलब समझते हैं कि जैसे कि आप उसके रिगार्डिंग पहले कोई प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं तो उससे उसको कंपैरिजन करना, यही होता है पोस्ट परचेज ऑफ इवेल्युएशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिलेक्ट द वन ऑफ विच करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कस्टमर लाइफ टाइम इन CRM। तो देखिए मतलब कस्टमर का जो लाइफ टाइम होता है CRM में ये क्या दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले बात होता है कि कोई भी मतलब कस्टमर है वो कंपनी के पास पहले जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक्वाइजेशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, फिर उसके बाद वो एक ईमानदार कस्टमर भी उसका बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रीच होगा, उसके बाद एक्वाइजेशन, रिटेंशन, फिर उसके बाद लॉयल्टी होगा। चलिए इसके बारे में हम 1-2 लाइन आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका तो मतलब आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रीच, एक्वाइजेशन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कस्टमर लाइफ टाइम साइकिल। ये करेक्ट सीक्वेंस है कि सबसे पहले, यानी कि ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पहला सीक्वेंस क्या है, तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि रीचिंग होता है पहला सीक्वेंस, और सबसे लास्ट में क्या होता है कि लॉयल्टी होता है, यानी कि एक ईमानदार कस्टमर बन गया है वो, ठीक है। देखिए कस्टमर जो लाइफ टाइम होता है इसका मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट वर्ड में अगर हम आपको बोलूँ तो इसका मतलब होता है एक कस्टमर अपने पूरे लाइफ में उस कंपनी को कितना बेनिफिट दिला सकता है, वही होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि कस्टमर लाइफ टाइम साइकिल इज वन ऑफ द फर्स्ट कंसेप्ट ए, यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लर्न। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले इसी बात को लर्न करता है कि अगर सपोज कीजिए आप किसी कंपनी का मेंबर बन रहे हैं या कस्टमर बन रहे हैं ना, तो कंपनी तुरंत देखेगा कि ये जो कस्टमर है किस टाइप के कस्टमर है, ये पूरे लाइफ में अपने हमें कितना बेनिफिट दिला सकता है, कितना वैल्यू दे सकता है, ये कैसा सामान खरीदता है, इसका कैसा इनकम है, इन सब बातों को कंपनी ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नीड बेस्ड कस्टमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू विच टाइप्स ऑफ द कस्टमर। देखिए एक तो होता है आपका नीड बेस्ड कस्टमर होता है और दूसरा आपका लॉयल्टी कस्टमर होता है। समझ गए बातों को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉयल्टी कस्टमर हो जाएगा, यानी कि लॉयल कस्टमर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम सोल्यूशन बताते हैं और आपको समझाते भी हैं। देखिए इसका आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉयल कस्टमर हो जाएगा। देखिए नीड बेस्ड कस्टमर का मतलब ये है कि उसको जिस चीज़ का ज़रूरत है ना वही चीज़ खरीदेगा, उससे अलग सामान कुछ भी नहीं खरीदेगा। लेकिन एक लॉयल कस्टमर वो होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए उस कंपनी के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर है उसका अगर भरोसा हो गया तो मतलब वो अगर कोई महंगा भी प्रोडक्ट आएगा ना तो वो खरीद सकता है, कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो वो भी खरीद सकता है। समझ के बातों को, यही डिफरेंट होता है दोनों में। तो देखिए आपका पहला पॉइंट है कि नीड बेस्ड कस्टमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉयल कस्टमर इफ दे आर प्रोवाइड विथ गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। अगर आप किसी कस्टमर को अच्छा, गुड और सेटिस्फैक्ट्री सर्विस देते हैं तो वो धीरे धीरे आपका कैसा कस्टमर बन जाएगा, तो एक लॉयल कस्टमर आपका बन जाएगा। अगला पॉइंट है आपका
कि नीड बेस्ड कस्टमर परचेज ओनली, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो नीड बेस्ड कस्टमर होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही खरीदता है जो उसको नीड है, समझ गया। लेकिन जो एक लॉयल कस्टमर होता है वो एक अलग अलग नए नए प्रोडक्ट को भी खरीदने में इंटरेस्ट रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट एट विच द कस्टमर स्टॉप द यूज ऑफ परचेज ऑफ ए कंपनी। तो मतलब देखिए परचेज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर यानी कि डिफेक्शन हो जाएगा। कस्टमर डिफेक्शन में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना धीरे धीरे बंद करने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उस कंपनी को धीरे धीरे लॉस होने लगता है। चलिए इसके बारे में एक लाइन आपको सोल्यूशन भी दिखाते हैं। देखिए आंसर तो हो जाएगा आपका कस्टमर डिफेक्शन हो जाएगा। देखिए कस्टमर डिफेक्शन में क्या होता है ना, ये पहले दूसरा पॉइंट को देखिए उसके बाद पहला बताएंगे। देखिए इसमें कहता है कि बिजनेस विथ हाई डिफेक्शन रेट, अगर किसी भी बिजनेस में डिफेक्शन रेट अगर हाई हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो कंपनी है ना वो लॉस करने लगता है। कौन से कस्टमर को, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, जो पहले से एग्जिस्ट कस्टमर है उसको भी लॉस, मतलब वो भी कस्टमर वहाँ से जाने लगता है, लॉस होने लगता है उसका कंपनी का, वो दूसरे जगह अपना शिफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिफेक्शन बहुत ज़्यादा रेट है, इस वजह से। देखिए अब पहला पॉइंट पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि कस्टमर डिफेक्शन इज द रेट एट विच द कस्टमर डिफेक्ट और स्टॉप द यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी, मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना वो धीरे धीरे बंद करने लगता है। समझ गए बातों को। जब मान लीजिए कि आपको अभी पता चला कि पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो बात बताते एग्जाम्पल देते, आप उसका यूज किए, आपको अच्छा नहीं लगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखा, तो आप धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। तो उसको क्या हो रहा है, आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जो थे वो उनके तरफ से घट गए ना उस कंपनी के लिए। समझ गए बातों को। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यानी कि विच काइंड्स ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्सपोर्टेड व्हेन देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड आल्सो देयर इज हाई इन्वॉल्वमेंट। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते। देखिए आपका होता क्या है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर अकर व्हेन द कंज्यूमर इज हाई इन्वॉल्वमेंट विथ परचेज। ये कब होता है? जब कोई भी कंज्यूमर है या मतलब कस्टमर है या बायर है वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है। तब आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने में कब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? जब वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेते रहते हैं, तब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के खरीदते हैं। जैसे कि आपको महंगा सामान हो, जैसे कि आप मोबाइल हो गया और भी कोई से लैपटॉप हो गया, ऐसा मतलब रिलेटेड सामान लेते तब। लेकिन आप जो डेली रूटीन का सामान लेते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। जैसे कि सपोज कीजिए आपको दाल, चीनी, आटा ये सब लेना है तो डायरेक्ट दुकानदार से ले लेते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि दे दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा आप परचेज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। अगला पॉइंट क्या है देखिए, कह रहा है व्हेन देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड। देखते हैं इसके बारे में और कुछ भी है नहीं। चलिए अगला सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये जो चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो इसीलिए हम भी 2-3 दिन से घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं। आपका सब कवर हो जाएगा तो बहुत बेटर आप एग्जाम में फिल कीजिएगा। देखिए आप हमें इस चीज़ का सलाह नहीं दीजिए कि सर ये क्वेश्चन आप रिपीट नहीं कीजिए, वो रिपीट कीजिए, ठीक है। देखिए इस चीज़ के बारे में हम आपसे कहीं अच्छा जानते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है ना कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाता है, तो आप समझते हैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर तरीका से, इसीलिए हम किसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर रहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बाइंग प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ मास परचेजिंग एंड रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। आपको इसका आंसर पता चल गया, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेकुलेटेड बाइंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन आपका है कि यानी कि कंसंट्रेटेड बाइंग। कंसंट्रेटेड बाइंग में क्या होता है कि जो भी कस्टमर होता है या बायर होता है या कंज्यूमर होता है वो किसी फिक्स सेलर से सामान खरीदते रहता है। यहाँ पे मान लीजिए कि सेलर है तो किसी फिक्स सेलर से ही अपना सामान खरीदेगा, एक या दो से, तो ये होता है आपका कंसंट्रेटेड बाइंग होता है। लेकिन यहीं पे जो डाइवर्सिफाई बाइंग होता है इसमें क्या होता है ना, ये किसी भी सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब सेलर से अपना सामान खरीदता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। मतलब इसके दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है।
कंजर्वेटिव बाइंग में क्या होता है ना कि कंजर्वेटिव बाइंग में होता है कि जैसे कि आपका जो करेंट नीड का सामान है, तत्काल जरूरत का, वो सामान लेते हैं, लेकिन इसमें बल्क में सामान नहीं खरीदा जाता है, कम स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है। लेकिन स्पेकुलेटेड बाइंग में क्या होता है, होलसेलर में सामान खरीदा जाता है, बल्क में परचेज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट स्टेज इन कस्टमर लाइफ साइकिल। तो देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है। हम आपको 5वें स्टेप जो बताए हैं उसको उसी तरह से रट लेना है। हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में सेकेंड स्टेज पूछ लिया जाए। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है, यानी कि आपका रीचिंग होता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिखा देते हैं, वहाँ हम आपको नहीं दिखाए हैं ज़्यादा सॉल्यूशन, तो यहाँ दिखा देते हैं। देखिए पहला आपका क्या होता है स्टेप, तो यानी कि रीचिंग होता है। देखिए रीचिंग में क्या होता है कि द इनिशियल स्टेज इन विच ए बिजनेस टारगेट इट्स यानी कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टारगेट करता है, और डिजिटल मीडिया के थ्रू ETC, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से कोई भी बिजनेस है या कंपनी है वो कस्टमर तक पहुंचने का अपना अप्रोच करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज अप्रोचिंग बोलते हैं। सबसे पहले तो अप्रोच ही करेगा, पहुंचेगा उसके पास। जब पहुंच गया उसके बाद अब क्या होगा कि एक्वाइजेशन होगा। सेकेंड स्टेप में एक्वाइजेशन में क्या होता है कि इन दिस स्टेज ए बिजनेस ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर by providing information related to its benefit product। मतलब अब क्या हुआ कि जो भी इसके पास प्रोडक्ट है कंपनी के पास, ये कस्टमर को दिखाएगा और इस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है ये सब उस कस्टमर को बताने का कोशिश करेगा, जो कि कस्टमर को बेनिफिट लगेगा, तब जाकर के इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई भी अगर पोटेंशियल कस्टमर है वो मार्केट के अंदर घूम रहा है, ठीक है, अगर वही कस्टमर क्या हुआ कि किसी कंपनी, किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी कंपनी के लिए अगर कन्वर्ट हो गया, खरीदने के लिए तैयार हो गया बाइंग के लिए, तब इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। और रिटेंशन क्या होता है कि जैसे कि वो सब कुछ हो गया, मतलब एक बार जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीद लिया कंपनी से, तो लॉन्ग टाइम उसके साथ बना रहे, कैसे, यही होता है रिटेंशन के अंदर। ठीक है, रिटेंशन मतलब क्या, कंपनी, एक ही कंपनी के साथ एक कस्टमर लॉन्ग टाइम बना रहे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का रहा है कि एनी अटेम्प्ट मेड टू डिस्करेज कस्टमर फ्रॉम बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट इज नोन है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी मार्केटिंग बोलते हैं। देखिए डी मार्केटिंग में क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी, अगर उस कंपनी के पास वो प्रोडक्ट खत्म हो गया है या शॉर्टेज हो गया है या वो कंपनी अब नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उसका मार्केट के अंदर डिमांड है अभी, तब वो कंपनी एक छोटा छोटा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्या करेगा ना, वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि ये ठीक नहीं है, अब इसके जगह पे आप दूसरा प्रोडक्ट लीजिए, हम इसमें सारा कुछ ऐड कर दिए। जैसे कि बहुत सारे मोबाइल का ब्रांड है, वो देखते हैं ना कि मतलब पहले प्रोडक्ट आता है और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, फिर उसके जगह पे कंपनी दूसरा निकाल देता है। तो अब वो जो पीछे वाला प्रोडक्ट है ना, वो लेने जाइएगा ना, तो दुकानदार होगा या बिजनेस टीम हो जाएगा, वो क्या बताएगा कि सर आप पीछे वाला में ये फैसिलिटी नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, अब इसमें हम सब कुछ दे रहे हैं, ये लीजिए। तो मतलब जो पीछे वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में अब क्या हो रहा है, तो डी मार्केटिंग कर रहा है वो टीम। समझ गए बातों को। चलिए एक लाइन सोल्यूशन अगर है तो हम दिखा देते हैं आपको। देखिए डी मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पहला पॉइंट है कि डी मार्केटिंग इज द मार्केटिंग एस्पेक्ट विच एम्स एट डिस्करेजिंग द कंज्यूमर फ्रॉम द बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट। मतलब सर्टेन जो प्रोडक्ट है उसके मतलब खरीदने के लिए आपको डिस्करेज कर रहा है, कह रहा है कि आप मत खरीदिए उसको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इट विल हेल्प्स टू, यानी कि इट विल हेल्प्स टू रिड्यूस द डिमांड। मार्केट के अंदर जो डिमांड उस प्रोडक्ट का पीछे वाला का आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि मतलब डिमांड में कमी हो जाएगा धीरे धीरे इसके मदद से। ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट एक और देख लीजिए, कह रहा है कि द मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द डी मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड रिडक्शन। तो ठीक है, सही बात तो है, मतलब इसमें क्या करता है, कंपनी का मोटिव क्या होता है कि हमें डिमांड को रिडक्शन करना है। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द थ्योरी ऑफ बाइंग बिहेवियर द स्टेज वेयर द इंफॉर्मेशन आर प्रोसीड एंड अंडरस्टूड। मतलब ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसीड किया जाता है और अंडरस्टूड किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम एक दो लाइन आपको सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। देखिए आंसर तो आपका हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। पहला इसमें पॉइंट क्या है कि ए बाइंग प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ ए स्टेप दैट द कंज्यूमर
टेक परचेज डिसीजन। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर सबसे पहले बात परचेज डिसीजन लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि नॉर्मल जो यानी कि कंज्यूमर परचेज होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें उसका नीड्स क्या है और उसका वांट्स क्या है, यही होता है नॉर्मल परचेजिंग में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका जो है ये एक तरीके से एक छोटा सा डिफिनीशन है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अंडर द थ्योरी ऑफ बाइंग बिहेवियर द स्टेज वेयर द इन्फॉर्मेशन इज प्रोसीड एंड अंडरस्टूड, मतलब इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड किया जाता है और अंडरस्टूड किया जाता है, इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन होता है, ठीक है। एट दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज में क्या होता है, जो भी कस्टमर है या जो यूजर है, समझ रहे हैं ना, वो पूरा उसके बारे में अवेयर होता है, वो अपने नीड्स और वांट्स के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट इन्वॉल्व ए प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग कंज्यूमर अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ग्रीन वॉशिंग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज के लिए पूरा का पूरा 12 क्वेश्चन का सेट था। देखिए हम 12 क्वेश्चन का सेट क्यों देते हैं, ताकि आपको इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आदत लगा रहेगा, आपके एग्जाम में भी इतना ही पूछना है, तो इसीलिए हम आपको बिल्कुल एग्जाम का एक ओवर लुक दे रहे हैं आपको अभी, ठीक है, जितना भी टेस्ट देते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी डेली वीडियो नहीं आ पाते क्योंकि मैं और भी काम के लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूं, इसीलिए जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करने लगेंगे। लेकिन अभी आप खूब रिवीजन कीजिए, जो मैं ई बुक आपको दिया हूं ना, उसको आप 4 बार, जब तक हम दूसरा ई बुक देंगे उससे पहले उसको आप 4 बार रिवीजन कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम एग्जाम के टाइम में रिवीजन करेंगे, नहीं, अभी रिवीजन किए रहिएगा ना, तब आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिलेगा। जब मतलब आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए बैठिएगा तो उतना आपको वो हेल्प नहीं मिल पाएगा, हम आपको रियली बता रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से स्टूडेंट छटता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मेहनत भरपूर कीजिए, समझ गए बातों को। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।